अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूं हसन लियाकत। गुड मॉर्निंग और खुश आमदीद कहेंगे आप। वेलकम जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच विद हसनैन एंड गजल। कैसे हैं हसनैन आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप सुनाइए। मैं भी बहुत खुश हूँ और अच्छी भी हूँ, लेकिन खबरें मेरे पास कुछ अच्छी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि या स्मोक हो गया होगा आपको, या डेंगू हो गया होगा। डेंगू के हवाले से आपने बिल्कुल सही एस्टिमेट लगाया। डेंगू के मुतालिक हम बात करेंगे। आपको हो गया या किसी और को नहीं, हुआ? मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स को हुआ है और बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है इस वक्त जी डेंगू। बात करें कि अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बड़ी तादाद है डेंगू मरीजों की जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत से ऐसे मरीज भी हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं लेकिन जो अभी घरों में बैठे हुए हैं और उनको पता भी नहीं है। और जिस तरह से फैलता जा रहा है डेंगू, मतलब जब तक लोगों को पता नहीं चलता ना, जब उनके सर में दर्द होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, बोन्स पेन होता है, फिर उसके बाद ही जाकर जो है वो अपना टेस्ट। ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली होता है, सॉरी टू कट यू, कि हम डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं। जब यहाँ पे एक वेदर बदलता है, डेंगू आ जाता है, वो वेदर बदलता है तो एक शहर में स्मोक आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि स्नो हमें तंग करेगी। कोरोना तो बाद की बात है, लेकिन हम सैलाब की बात करें, सैलाब आ जाता है, बारिशें ज्यादा होती है, तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर अभी हम बात करें सिर्फ और सिर्फ डेंगू की, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो एक बड़ी तादाद है। 104 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं डेंगू के, और ये पॉजिटिव केसेस हैं, और जिनमें 260 जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हॉस्पिटलाइज हैं। और अगर हम सीज़न की बात करें तो जो पॉजिटिव केसेस की कुल तादाद है उससे 16 अमवात भी हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर कर रहा है वो पंजाब का ज़्यादा इलाका है, कराची भी है, लाहौर भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि डेंगू जो है वो इस वक्त साफ पानी पर आ रहा है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अपने घर में जो हैं लोग इफेक्ट हो रहे हैं इससे, तो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और जो खून के जो क्लॉट्स होते हैं ना, वो आपके नाक और मुंह से आना शुरू हो जाते हैं, तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। एग्जैक्टली। और डेंगू से बचाओ आपने करना है, हमने करना है। और अपने घर में स्पेशली अगर अपने वॉशरूम की बात की जाए, तो हमने पानी नहीं छोड़ना। वॉशरूम में ही जो पानी छोड़ते हैं हम, वहाँ से वो मच्छर पैदा होता है, और उसके बाद जब वो आपको एक दफ़ा डस जाएगा तो फिर आपने 7-10 दिन के लिए, 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन के लिए नॉर्मली आपने घर रहना है। और बहुत अजीब गरीब सी बीमारी है। और इसमें सिचुएशन एक ये होती है कि अगर एक दफा आपको डेंगू हो जाए तो आम मच्छर भी जब आपको काटेगा तो वो भी इफेक्ट कर जाएगा। एग्जैक्टली। और हमने ये भी देखा है गजल के, जिस तरह आपके घर में अगर किसी शख्स को डेंगू है, आपके किसी अजीज को, तो अल्लाह उसको सेहत दे, लेकिन वो साथ साथ जो है वही मच्छर आपको काटेगा। वो फिर इस तरह करते करते हम देखते हैं, पहले एक केस आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो आप सबको केयर करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, वो बताते हैं। न्यूयॉर्क में मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अमरीकी शहर की बात की जाए न्यूयॉर्क में, तो दुनिया की सबसे बड़ी और चैलेंजिंग मैराथन मुनक्किद हुई, जिसमें 36 पाकिस्तानियों ने शिरकत की और बड़ी नुमायां कारकर्दगी उन्होंने दिखाई। और इस मैराथन में 12 पाकिस्तानी रनर्स ने अपनी दौड़ 4 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल करने में वो कामयाब हुए। अच्छी बात है वैसे। और एग्जैक्टली, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। और पाकिस्तान के दानिश शिलाई की बात की जाए तो उन्होंने 3 घंटे 26 मिनट और 50 सेकंड्स के साथ न्यूयॉर्क में वो बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी रहे। सबसे जो नुमाया रहे वो वही रहे। और इसके अलावा पाकिस्तानी जो रनर्स हैं वो सैर फहरिस्त रहे और दूसरे नंबर पर भी वो आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सी गेम्स हुई, टोक्यो में होती रही, इस्तांबुल में हुई, वहां पर भी पाकिस्तानियों का एक मोरल रहा है, वो हमेशा से जीतते आए हैं मैराथन रेस में। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आपको बताऊं कि हमने देखा है कि पिछले कुछ 5-6-7 महीने की बात कीजिए तो हमें जितनी भी अच्छी खबरें आती थी खेलों के हवाले से, वो क्रिकेट से आती थी। लेकिन आफ्टर द अरशद नदीम हमारी शायद कम्युनिटी में भी सोचा है, हमारे सोशल मीडिया ने भी सोचा है, जोश और बलबला पैदा हो गया कि छोटी सी भी खबर होती है ना गजल, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपने भी देखा होगा 2-3 प्रोग्राम्स आप हमारे साथ बैठ चुके हैं कि छोटी छोटी खबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अमूमन ये होता है कि यूजुअली हम ऐसी खबरों पे हमारी नजरें नहीं जाती, लेकिन अगर हम इसको सामने लेकर आए, बात करें, तो फिर उसके बाद जो जीत जाता है ना इंसान, उसमें भी ये थोड़ा सा डेवलप होती है कि यार हम लोग और मेहनत करनी चाहिए, हमारी जो कौम है वो हमें एक्नॉलेज कर रही है जी। एक और भी आम खबर है जी, आगे बढ़े तो उमरकोट से। अब उमरकोट क्या है जी कि ये प्रोविंस है, सूबा पंजाब जो है उसमें एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है उमरकोट। वहां पर खबर ये आई है कि साइकिल के पंप से मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और जब ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, वीडियो सामने आई, तो जो अस्पताल का जो एमएस था
उन्होंने इस चीज़ की जो है नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल में सब कुछ मौजूद है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी मतलब खबर जो है उसको कह रहे थे कि झूठ है और बदनीति करार दिया गया है। और उसके बाद जो है रिपोर्ट्स भी की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नस्ब है, ये कहा जा रहा है। जो अस्पताल की इंतज़ामिया थी उसकी जानिब से कहा जा रहा है। हाँ, तो ये इस तरह की जो स्टोरीज जो अब इस वक्त वायरल हो रही हैं, मतलब आप साइकिल के जो है वो प्रेशर से किसी मरीज को आप ऑक्सीजन दे रहे हैं और अस्पताल में इतने ज़ाहिर है नाकिस इंतजामात होंगे तभी। आपको पता है हॉस्पिटल्स के हालात पाकिस्तान में क्या है, लेकिन सबसे मुझे जो गुस्सा आता है वो हमारी मैनेजमेंट पे आता है। जिस तरह आपने खबर दी कि एमएस साहब ने एकदम से इनकार कर दिया कि ये बदनीयती है, ये झूठ है। अरे भाई, ये अगर बदनीयती है तो फिर वो वीडियो कैसे वायरल हुई? तो वो वीडियो कैसे वायरल हुई? वो आपके हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद था, वहीं पे उसको ऑक्सीजन मिली है और इस तरह की चीजें हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में प्रिवेल कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गजल कि हम उसको ऑनरशिप नहीं देते। जब तक हम ऑनरशिप नहीं देंगे तब तक निजाम आगे नहीं बढ़ेगा। हमें करना तो ये चाहिए कि अपनी गलती को मानिए, अपनी गलती को मान के कहिए ठीक है हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, हम जो रेलिवेंट गवर्नमेंट है उसके साथ हम कंसल्ट करेंगे, ये इक्विपमेंट यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक बस सीधी सी बात होती है, तरदीद होती है और झूठ होता है और ये झूठ पे मबनी है। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान के बाद भारत का जिक्र करते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की हमने बात की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरदीदें होती है। भारत में बहुत सारी वीडियोज इस तरह की सामने आती हैं जो कि आप जब सुनते हैं तो एक तो हैरान रहते हैं, लेकिन उसके बाद होता ये है कि हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी की है। आईटी के सेक्टर में हो, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त भारत से जो खबर आ रही है वो अजीब व गरीब सी है। भारत में एक मंदिर में एक हाथी है जिनके मुंह से पानी टपकता है और जी हाँ, और ये भारत में एक मंदिर की वीडियो वायरल हुई है और वो हाथी की जो शक्ल है उसके मुजस्मे की वजह से ये वीडियो वायरल हुई और उस पानी को मुकद्दस समझकर इस वक्त भारतीय लोग पी रहे हैं। और मंदिर में लोग कतार बनाए हुए हाथी के मुजस्मे से निकलने वाले पानी को अपने भगवान कृष्णा का मुकद्दस पानी समझ रहे हैं। और दरअसल ये पानी मंदिर में लगे एयर कंडीशन का पानी है, जिसे बेखबर लोग मुकद्दस पानी समझकर पीने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। और बहुत सारे लोगों ने कागज के डिस्पोजल कप में पानी ले लिया या फिर उसकी पूजा पाठ के लिए भी लोगों ने वहां पे पानी अपने सरों पर डालकर एहतराम जाहिर किया। लेकिन बताना ये था कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर, जो कि वहीं पे उनकी एक मूवी भी मशहूर हुई थी। तो ये रॉन्ग नंबर हमारे यहाँ भी होते हैं, ये वहाँ पे भी रॉन्ग नंबर है, लेकिन वहाँ पे ये रॉन्ग नंबर बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है गाय की पूजा हो गई, अब ये हाथी के मुजस्मे से पानी निकलने के जो वीडियो है वायरल होगी, तो ये रॉन्ग नंबर के ऊपर हमारे भारतीय भाई बहुत ज़्यादा क्या कहते होते हैं, आंखें बंद करके एतबार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप रिसर्च कर लें खुद, आपको खुद भी समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। आप सबको पता है कि एलॉन मस्क जो है ट्विटर के जो मालिक है, जिसको अब एक्स का नाम दे दिया गया, आप सब जानते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी नामवर टेक्नोलॉजीज़ के मालिक हैं एलॉन मस्क। उन्होंने काफ़ी कामयाब तजुर्बा किया है। मतलब पहले ये होता था कि जब आप फ्लाई करते थे, किसी दूसरे मुल्क में जाते थे, तो आपके लिए मुश्किल होता था कि आप मतलब अगर आपको कोई बंदा, कोई रिलेटिव, कोई प्यारा अगर एरोप्लेन में है तो आप बस तब तक ही आपका राब्ता होता था। हाँ, स्टक हो जाते थे जब तक वो लैंड नहीं कर जाता था किसी और जगह। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अब आप सब लोगों के लिए आसानी हो गई है कि ड्यूरिंग फ्लाइंग जब भी आपको कोई प्यारा किसी दूसरे मुल्क जाएगा तो आप ऑडियो वीडियो पर कॉल्स भी कर सकते हैं, फ़ज़ाई मनाजिर आप देख सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और ये कामयाब तजुर्बा किया गया है जी। आसमान में 38,000 फुट की बुलंदी पर 215 MBS इंटरनेट के हवाले से एलॉन मस्क ने कतर एयरवेज के लिए स्टारलिंक वाईफाई से किया है और 38,000 फीट की बुलंदी पर यह वीडियो कॉल की गई है और जो कि काफ़ी कामयाब भी रही है। और ऑडियो वीडियो कॉल्स हो सकती हैं जो कुछ भी हो रहा है एरोप्लेन में। और ये अगर मैं बात करूँ तो एक गेम चेंजर भी है और तफरी के लिहाज से भी बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब आप हर चीज़, हर मनाजिर जो है आप देख सकते हैं। साथ हम आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि वीडियो भी चल रही है जिसमें बाकायदे तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह जो है मुसाफिर तेज़ इंटरनेट के ज़रिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एरोप्लेन में जो कुछ हो रहा है ये कामयाब तजुर्बा किया गया। और ये जो खुसूसी कॉल की गई थी कतर एयरवेज के CEO के साथ टेस्टिंग की परवास के दौरान की गई है, तो काफी अच्छी बात है ये। That is great story. That is a great story. और ये जो इंटरनेट है आपको VPN के बगैर नजर आएगा। हाँ, exactly. VPN आपको नहीं लगाना पड़ेगा और ये
देखिए अभी तो वो वीडियो कॉल हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, यहाँ पे दो स्टोरीज हैं। हाँ। एक तो स्टोरी ये है कि जब आप जहाज में बैठते हैं आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं अपने तमाम तर अजीजों से, exactly. उनको कोई पता नहीं होता कि आप कहाँ पे। हाँ, आजकल ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जो जहाज का रुख आपको बता सकती हैं कि जहाज कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ से नहीं गुजर रहा, लेकिन इनसाइड जहाज इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली, एक तो ये हो गया कि आपकी उनके साथ कनेक्शन हो जाएगा, जो वीडियो कॉल्स उन्होंने की हैं सीईओ से कतर एयरलाइंस के, इस तरह की वीडियो कॉल्स अब आप देखेंगे बहुत जल्दी ना ये इवॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी डिफरेंट एयरलाइंस में इस तरह आ जाएगा। और आगे अगर बात की जाए तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, हाँ। कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो जब जहाज में बैठेंगे तो अपना बिजनेस कारोबार सब चला सकते हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी और अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं। अब आपने जहाज की बात कर दी, एक नई इजाद की बात कर दी, तो मैं थोड़ा सा पहले लेके आपको चलता हूँ। सेब का वो दरख्त जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून दरियाफ्त किया था वो अब भी मौजूद है। ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल फोर्स था, न्यूटन के बहुत सारे लॉ थे और यही से एक सेब गिरा था और उस सेब के दरख्त के हवाले से हमने आपको बताना है कि आज भी मौजूद है। और ये वही दरख्त है जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दरियाफ्त किया था। ये कहाँ पे मौजूद है? ये न्यूटन के घर के बाहर मौजूद है और ये दरख्त आज भी जो साइंस से लोग शगफ रखते हैं, जो हिस्टोरिक पीपल्स होते हैं, exactly, वो साइंटिस्ट जो लोग होते हैं, एग्जैक्टली वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पिक्चर्स वगैरह भी लेते हैं और इस दरख्त को बड़ी हैरानगी से देखते हैं। कहाँ न्यूटन का कानून, कहाँ न्यूटन, जिनका सिर्फ नाम तक रह गया, बाकी तो शायद वो बस वो वही दरख्त था हसनैन, जिस जब वो घर से बाहर निकले और बैठकर उन्होंने मुशाहिदा किया कि कैसे एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है और फोर्स आती है। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूँ कि ये जिस तरह से न्यूटन के इस लॉ ने ना बहुत सी डायमेंशंस को खोला है, लेकिन दुनिया के लिए ना अंडरस्टैंडिंग को भी काफी बदल दिया है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बहुत से बच्चे जो हैं वो जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें थोड़ा सा होता था कि यार नहीं समझ आ रही, बहुत इसको अच्छी तरीके से भी लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इससे कतराते भी हैं। तो खैर वो दरख्त आज भी मौजूद है, ये हमने आपको खबर दे दी है। तो जी अब आप क्या जानते हैं कि हसनैन कोको कोला कैसे बनती है? ये तो उन्हीं को पता होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके राज को फाश करने की कोशिश पहले भी की गई थी और अभी भी की गई थी। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं 2006 की, तो कोको कोला को जिस तरह से फाश, जिस तरह से बनाया जाता है, जो उसमें इस्तेमाल की जाती है मशरूबात में, ड्रिंक्स जो कुछ होता है, उन्हीं की कंपनी की एक मुलाजमा थी। उन्होंने ये कोशिश की कि जो है वो राज जो है फाश करे, लेकिन वो हो नहीं सका था। पेप्सी जो कि दूसरा ब्रांड है, उसको ये राज देने की कोशिश की गई और कहा कि $1.5 मिलियन में मैं राज जो है वो देती हूँ कोको कोला किस तरह बनाई जाती है, दूसरी कंपनी पेप्सी को। लेकिन पेप्सी जो ब्रांड था उसने क्या किया, वफादारी का मुजाहरा किया और जाकर कोको कोला वालों को ही बता दिया कि आपकी मुलाजमा ये कर रही है। और फिर उस मुलाजमा को जो थी इस हरकत की वजह से 8 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये हमारे यहाँ कोई हो तो फिर उसको मुलाजिम को बुला भी लिया जाता है, $1.5 मिलियन उसको दिया भी जाता है और उसको हो सकता है कि उसी कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। लेकिन ये कॉर्पोरेट जो इदारे, मल्टीनेशनल इदारे हैं, उनकी यही खूबी है कि वो अपने काम भी सिक्रेसी से करते हैं और दूसरे की सिक्रेसी का भी ख्याल रखते हैं। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पर हमारी शॉर्ट स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आज प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पीआईए के इशू पे, जो कि निजकारी के हवाले से उसको सामने रखा गया था, बिडर्स ने क्या कुछ किया, कल भी हमने बताया था, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने जा रहे हैं जी, नवाज शरीफ ने पीआईए को पंजाब हुकूमत की जानिब से खरीदने की बात की। आप सब ने देखा, हम सब ने देखा, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद ये हुआ कि मरियम औरंगजेब जो कि सीनियर वजीर पंजाब हैं, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी हसनैन और कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम पीआईए की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम तैयार हैं। और साथ ही खत में ये भी कहा कि हम निजी कंपनी के 10 अरब रुपए की बोली से ज्यादा कीमत पर पीआईए को खरीद लेंगे। बिल्कुल, इसी तमाम तरह मामले में बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह साहब मौजूद हैं। फरीद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और तमाम तर चीज़ों की जो इन्होंने बोली लगाने के लिए राब्ता किया है, ख़त लिखा है, क्या एक्चुअल में भी वर्किंग हो रही है केपी गवर्नमेंट की तरफ से पीआईए को खरीदने की? शुक्रिया
दो बातें हैं। एक तो ये है कि कोई भी सरकारी इदारा जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, तो मेरे नजदीक रूल्स के मुताबिक सरकारी इदारा किसी और सरकारी इदारा या हुकूमती इदारे को खरीद नहीं सकता, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि PIA इस वक्त 70 अरब रुपए सारे में है। जो भी ये खरीदेगा पहले उसकी पेमेंट करेगा और वो जो बकायजात है या खसारा है वो पूरा करेगा। तो ये मेरे ख्याल में 200 अरब से ज्यादा की इसकी कीमत अदा करनी होगी। और तीसरी बड़ी बात यह है पुख्तनख्वा हुकूमत की कि इन्होंने कहा है कि हम खरीदेंगे, तो जहां इनके जिम्मे 700 अरब रुपए इस वक्त तक 700 अरब रुपए जो कर्जदार है वो है, तो किस तरह मुमकिन होगा कि ये एक वो है ना पंजाब हुकूमत के लिए मुमकिन है और ना, क्योंकि वही इदारा प्राइवेट है, चूंकि ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन है। ठीक है। अच्छा फरीद साहब, मुझे एक थोड़ा सा बताइएगा, 18वीं तरमीम के बाद अब देखिए ना सूबे इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंटली उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं पे आइन में उनके लिए शायद गुंजाइश हो 18वीं तरमीम के बाद। देखिए वो इदारा जो मुझे मालूम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज के साथ जो प्राइवेट इदारा, प्राइवेट कंपनी या जो भी है वो रजिस्टर्ड हो, वो इसको खरीद सकता है, वो इस बिड में हिस्सा ले सकता है। लेकिन जहां तक सूबाई हुकूमत और खासकर पुख्तनख्वा हुकूमत का ताल्लुक है, तो आप देखें कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंसूबों के ऐलानात किए हैं। जिस तरह के बजट में 2024-25 के बजट में इन्होंने कहा कि 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे और 5,000 जो घर हैं वो बनाएंगे। तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और अभी तक उस प्रोजेक्ट में या जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं, यहाँ तक कि इनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। जो एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है, आज देखें, आज जो प्राइमरी टीचर है तकरीबन 65,000 से ज्यादा है, वो आज यहाँ पेशावर में एहतजाज कर रहे हैं। उनकी प्रमोशन हुई थी प्रीवियस गवर्नमेंट में, बिल्कुल मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट के मिड में, तो अभी तक उनकी जो प्रमोशन और अपग्रेडेशन का मसला है उस पर ज्यादा से ज्यादा 3-4 अरब का खर्चा। जब ये 3-4 अरब अपने सरकारी मुलाजिमीन को या फिर बेसिक एजुकेशन के टीचर्स को नहीं दे सकते, तो 80 अरब और 90 अरब की जो PIA है। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि PIA को मेंटेन रखने के लिए भी एक खतीर रकम चाहिए, जो मेरे ख्याल में पुख्तनख्वा हुकूमत या पंजाब हुकूमत की बस की बात नहीं है। जी अच्छा फरीदुल्लाह, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि तकरीबन 70 अरब का जो है वो नुकसान है और फिर इसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत सी पैसे चाहिए होंगे। जिस तरह से एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और वो कह रहे हैं कि हम हर हद तक जाएंगे, आपको नहीं लगता कि ये ज़िदबाजी है और ज़िदबाजी में बहुत सा नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जहाँ पर पहले से ही बहुत से तरक्याती मनसूबों की ज़रूरियात हैं। बिल्कुल, ये लफ्जी जंग है, मैं इसे लफ्जी जंग ही कहूंगा पंजाब और पुख्तनख्वा के चीफ मिनिस्टर के माबैन। और दोनों के इसी जंग की वजह से दोनों सूबों के जो आम लोग हैं वो बहुत ज्यादा खासकर जो पुख्तनख्वा के लोग हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंटल काम का नाम निशान ही नहीं है। यहाँ पे जो सरकारी इदारे हैं वो उनके जो बड़े हैं वो मायूसी के शिकार हैं। जो सरकारी ऑफिसर है, ख्वाह वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अभी सर्दियां आ रही हैं। आप देखिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि जो डेंगू से अभी तक कितने सारे लोग मरे हैं और कितने हजारों में जो है मुतासर है, लेकिन न स्प्रे हुआ है, बल्कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी PTI की, उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि जो उन्होंने दवाइयां मंगवाई थी या जो स्प्रे के लिए वो है, वो 6 करोड़ प्लस का एक बड़ा स्कैंडल आया है। हाँ। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप एजुकेशन ठीक नहीं कर सकते हैं, हमारी इजला की जो स्कूल और कॉलेजेस है जो दहशतगर्दी में तबाह हुई है, अभी तक उसमें से 50% से ज्यादा जो है वो वीरान पड़े हैं। हमारे इब्तिदाद में जो जलजला आया था उसमें बालाकोट में, वो इसी तरह वो लोग इसी तरह दर बदर की। तो आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये सिर्फ जिद है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन फरीद साहब, अगर बात इसी तरफ निकल पड़ी है तो मुझे इतना बताइएगा कि जो PTI के साबिक अदवार थे, क्या उसमें भी काम स्लो होते थे या फिर इस दफा जो धरनों पे बहुत ज्यादा फोकस है इस वजह से फिर गवर्नेंस पे फोकस नहीं कर पा रहे अली अमीन साहब?
अगर आप पीटीआई के दोनों अदवार जो हैं उसको देखें तो शुरू में इसी तरह मतलब ऐलानात और बयानात तक महदूद रही, और फिर आखिर में मैं मिसाल दूंगा बीआरटी का, जो बीआरटी परवेज खट्टर की हुकूमत थी 6-7 महीने रह गए थे और ये मेगा प्रोजेक्ट 27 किलोमीटर का बहुत बड़ा, और वो भी शहर और कैंट के दरमियान में ये शुरू किया और दावा किया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये मतलब कॉमन सेंस की बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किस तरह 6 महीने, आज 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक जो बीआरटी की वो जो रूट्स मुख्तलिफ रूट्स हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं है। दूसरी बात मलम जब स्कीम, खैबर बैंक और इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने हुकूमत के बिल्कुल आखिर में सिर्फ अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्होंने किए। तो मेरी नजर में अभी जो लफ्जी जंग है पंजाब के साथ ये मजीद चलेगा, और जब इनको पता चले कि अब हमने इलेक्शन में जाना है, उसकी तरफ जाना है, तो ये फिर वही प्रोजेक्ट बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और साथ ही साथ बस शॉर्टली ये भी बता दें कि अगर अब इसकी निजकारी नहीं होती तो फिर मुल्क को किस हद तक नुकसान हो सकता है? मैं प्लीज सवाल रिपीट करें फरीदुल्लाह, बस ये बता दें शॉर्टली कि अगर अब निजकारी नहीं होती तो फिर किस हद तक मुल्क को इसका जो है इफेक्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है? देखिए पीआईए तो ऑलरेडी मुल्क को, मैंने कहा ना 70 अरब सालाना नुकसान दे रहा है जी। तो कोई न कोई प्राइवेट इदारा ऐसा हो और उसके साथ इस तरह की बातचीत, क्योंकि ये 70 अरब सालाना से बढ़ेगा क्योंकि इनके स्टाफ और इनकी मेंटेनेंस अब मुश्किल होता जा रहा है। ठीक हो गया फरीदुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरीदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बात करें। 70 अरब से जायद का जो है नुकसान इस वक्त हो रहा है, आप देखें, और अभी नहीं होती तो मजीद भी होगा। तो खैर जी, ये स्टोरी थी जो कि इससे पहले बातें की जाती थी, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं होता। ब्रेक का कहा जा रहा है, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। मुल्क की सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। कल हमने पार्लियामेंट में देखा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अगर बात की जाए, पहले वो 3 साल के लिए उसकी मुद्दत की गई, फिर उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल की कर दी गई है। एक्सटेंशन अगर वो एक दफ़ा और लेते हैं तो ये आर्मी चीफ जो मौजूदा जो नवंबर 2025 में रिटायर होना था, अब ये 2027 में रिटायर होंगे, और अगर 5 साल के लिए एक दफ़ा फिर लग गए तो 2032 के लिए ये फिर उस वक्त तक ये एल हो जाएंगे। फिर दूसरे सर्विसेज चीफ को भी इसकी तमाम तर जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसको भी, उसमें भी इजाफा किया गया, लेकिन आर्मी चीफ का एक ओहदा ऐसा है जिसके हवाले से बात की जाती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जजेस की तादाद को बढ़ाकर अब 34 कर दिया गया है। एक चीफ जस्टिस को मिलाकर 33 और जजेस होंगे। फिर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं, जिसके तहत कोई भी जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है वो किसी को भी 3 महीने के लिए जेल में डाल सकता है बगैर किसी इल्जाम के, और अगर कोई शुबा होता है उनको तो मजीद 3 महीने होंगे। ये भी कहा, जिसकी मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि भाई अब जो है हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम अदालत जाने का कहा है सुप्रीम कोर्ट। इसी तमाम तर मामलात पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी दानियाल अजीज साहब, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुबह की सोच। दानियाल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से, तो क्यों ज़रूरत पड़ी? जी, इसमें मेरे ख्याल से हम बार बार ये देख रहे हैं, इवन जो 26वीं आइनी तरमीम थी और मुख्तलिफ कवानीन में, जैसे इलेक्शन कमीशन लॉ में अमेंडमेंट हुई ऑर्डनेंस के ज़रिए आनन फानन, जैसे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आनन फानन ऑर्डनेंस के ज़रिए तरमीम हुई सारी। तो ये सारी एक नज़र जो आता है वो एक स्ट्रगल है जिसमें जो इस्तेकाम बेसिकली फरवरी 8 तारीख के इलेक्शन की वजह से हासिल नहीं हो पा रहा है, तो उसके मुतबादल जो है ना ये इकदाम नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह वो जो मौजूदा सूरत हाल है उसको किसी तरह की पनाह मिल जाए और मामला जो है ना लोगों के जहनों में आ जाए कि अब आगे की सोचें, इन चीज़ों को छोड़ें। अच्छा, अब जो ख्वाजा आसिफ है ना, उन्होंने खुद ये बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से एक तसलसल पैदा होगा। तसलसल आपको लगता है कि? जी, मेरे ख्याल में जो एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं माजी की, ये गर्मियों की आप देख लें, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ये स्टेटमेंट मुंसलिक की थी कि वी आर हेडिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और एहसन इकबाल साहब ने नदीम इकबाल के प्रोग्राम में ये कह दिया कि हम तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में हैं, तो उन्होंने कहा फिर लगा दें। उन्होंने कहा नहीं, फिर बात पी गए। तो जब आपकी मईशत में आप अपने वज़ीर पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत के कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है,
और जो सियासी अमूर हैं उनमें आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहा है, तो फिर उसके नतीजे में इस तरह के इकदाम जो आपको आनन फानन नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आने के शुरू होते हैं, जो एक सरप्राइज़ बजाय कि एक रवाबत से जो एक तरीक़ाकार है पार्लियामेंट का रहा है हमेशा, उसकी मुताबिकत में चलने के बजाय आप देखें किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जो सब आप खुद भी इस जमात का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते तो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, जब आप गवर्नमेंट में होते तो वही सारे काम करते हैं जिनको आप डिनाई कर रहे होते हैं? जी, मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। मेरे ख्याल में नून लीग को ये जो है ना, इन्होंने तस्लीम कर लिया अपने दिल में कि आने वाले सालों में हमसे जो है ना आवाम की तरफ मुंह नहीं कर सकते हम, और उनमें जीतने की कोई किसी इसलिए ये सारे इकदाम ले रहे हैं क्योंकि इनके सर्वाइवल का मसला अब इसके साथ मुंसलिक है, क्योंकि इलेक्शन की तरफ तो ये जा नहीं सकते। तो वो जो सारा नारा है सिर्फ वो नहीं कि वो एवैक्यूएट हो गया या उसको मतलब रद्द कर दिया है, बल्कि उसके बरक्स जो आप ये सारे इकदाम देख रहे हैं कि जिस तरह के हो रहे हैं, ये वो निशानियां हैं, जबकि इनको पता है कि आवाम के साथ जाने का तो हम काबिल ही नहीं रहे। बिल्कुल, so true। अच्छा, तो दानियाल साहब ये भी बताएं कि अभी जो जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है, जैसे इंट्रो में हसनैन ने बताया, जजेस की तादाद बढ़ाना आपको लगता है कि ये ठीक अमल है जो हुकूमत ने इकदाम उठाए? जी, ये बहुत इस पर पहले लहदे होती रही है, जब ये आईनी तरमीम आ रही थी उससे पहले भी। अच्छा। तो उस वक्त जो है 25 का नंबर जो है ना की बड़ी बातें होती थी, कभी 23 कहते थे, कभी 25 कहते थे, वो भी बहुत ज़्यादा समझा गया था उस वक्त। अच्छा। तो अभी ये जो यकलख्त एक झटके में जो है 34 कर दी गया, गो के ये कह रहे हैं कि हम बतदरीज आगे जाएंगे, तो ये नज़र आ रहा है कि इनको जितनी मुश्किलात पेश आएंगी उतनी जज बढ़ते चले जाएंगे। हाँ। तो ये इन्होंने एक मूविंग गोल पोस्ट बना दी है ताकि वो आइंदा के जो मसला, और इसमें ये साबित होता है साफ साफ के जो 26वीं तरमीम से जो हसूल की कोशिश थी वो नहीं हुआ, और वो उसी दिन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई जिस दिन जस्टिस मुनीब को वापस उस 3 मेंबर कमेटी में ले लिया जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में वो फैसला करती है। इनको समझ आ गई कि ओहो ये तो काम जो है कहीं और जा रहा है, तो उसमें आप देखते हैं और ये चलता चला जाएगा। सवाल ये नहीं है, चलें आप करते चले जाएं। वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी की कहावत है, द मोर यू स्क्वीज द मोर विल रन थ्रू योर फिंगर्स, जितना आप दबाएंगे उतना उंगलियों से निकलता चला जाएगा। तो ये दबाते चले जाएं। सवाल तो ये अवाम पूछ रही है ये बात कि जी जो हमारी महंगाई और बेरोज़गारी का हमें सामना करना पड़ा है उसका क्या बनना है। अब अगर इस ताकत के ज़रिए से वो चीज़ें हासिल हो रही हों तो फिर अवाम के साथ एक नाता जो है वो जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि उनका मेन इशू वो है। वो नहीं जानते कि कितने जज हैं, कितने नहीं है, क्या नहीं है। उनको ये पता है कि दाल की कीमत क्या है, टमाटरों की कीमत क्या है, बच्चों की स्कूल की फीस दी जानी नहीं जानी, बिजली का बिल का क्या बनना है, ये चीज़ें हैं उनके लिए। और बच्चे को नौकरी मिली है नहीं मिली, घर पे फारग बैठे हैं, वो जाके क्या चौक में खड़ा होकर लोगों को लूटना शुरू करे। आप देखें क्राइम रेट कहाँ चले गया पाकिस्तान, इट्स ऑलमोस्ट डबल, वो बता नहीं रहे हैं। और अदादो शुमार छुपाने का एक नया ऐसा रवाज बन गया, इवन ऑन बेरोजगारी 2020 से लेके आज तक तो लेबर फोर्स सर्वे नहीं हुआ जो बताता है कि असल में हालात क्या है। हाँ। तो इस तरह से जो है ना छुपाने से, और जो मेन चीज़ मैं समझता हूँ जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि हमारा पावर सेक्टर और हमारी FPR, ये 2 ऐसे शोबे हैं जो अकेले काफ़ी हैं पाकिस्तान को डुबोने के लिए अगर उनकी सिमत दुरुस्त ना की गई। और FPR का हालात जो हैं वो आप देख ही रहे हैं। जो अभी इन्होंने नया उसका चेयरमैन लगाया है लंगड़ियाल साहब, वो खुद अखबार में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ हम 1888 में खड़े थे, 1988 में खड़े थे। तो यह इसका मतलब है कुछ भी नहीं। वो खुद बयान कर रहे हैं, भाई हमें क्या कहना है, हमें तो पता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो खुद बता रहे हैं। सो कहने का मकसद ये, अगर ये कुछ भी नहीं होना, यानी दोस्त ऐप भी आवाम या ताजर दोस्त ऐप भी आगे चले गई, वो जितनी भी पॉलिसी बनानी थी आगे चले गई, वो वर्किंग ग्रुप, टास्क फोर्स 1 2 3 कमेटी ABC सब कुछ हो गया, और क्या निकला, कुछ भी नहीं। और इसी तरह से पावर सेक्टर में अब आप देखें जो 23 रुपये एवरेज कॉस्ट है इस वक्त फी यूनिट की, इस वक्त जिसमें लोगों का शिकस्त रेख्त हो गए, तबाह हो गया, गरीब मिडिल क्लास मिट गई है बिल दे दे के। मुझे पता है ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन बेच के बिल अदा किए हैं। तो अब कह रहे हैं कि जून में ये 33 रुपये फ़ी यूनिट हो, यानी 23 रुपीज़ से 10 रुपीज़ और बढ़ेगा। और हमें एक लोरियाँ सुनाते जा रहे हैं कि जी IPPs के साथ हमने इतने पैसे कम, 45 पैसे कम कर लिया, इतने पैसे कम। वो किधर है? एक्चुअली इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। इसी तरह से इनका इकोनॉमिक प्लान 14 अगस्त को अनाउंस होना था, और बड़े धूमधाम से शायाने बजा के बता रहे थे कि जी फलाना कंसल्टेंट कोई डेकरन साहब हैं, फलानी कमेटी, ये टास्क फोर्स, वो। एक तो जब फैसला ना करना हो तो आप कमेटी बना दें, तो हम अनाउंस करने लगे जी 14 अगस्त को। 14 अगस्त आके चली भी गई, कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। और भाई अभी आप PDM गवर्नमेंट में थे, आपको नहीं समझ आई कि मईशत के, पहले तो आपने कहा हम लंदन में थे, हमें पता ही नहीं चला कि हालात इतने ख़राब हैं। फिर आप PDM गवर्नमेंट में रहे, फिर भी नहीं आपको पता चला, अभी भी आपको कुछ नहीं पता। तो हम किधर जा रहे हैं? तो ये सारी ताकत जो समेटते जा रहे हैं, इसका असर अवाम के लिए कैसे इस्तेमाल होना है?
ये बात सवाल दानियाल साहब, मसला भी तो यही है, जितनी भी हुकूमतें आने से पहले सब यही दावे करती हैं, यही कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। जो एक स्पीच होती है, जो मैनिफेस्टो दिया जाता है, उसमें ये सब कहा जाता है, लेकिन बाद में वो वैसा अमली तौर पर नजर नहीं आता। वाली बात भी ठीक है ना कि इस वक्त प्रायोरिटीज ये हैं कि 26वीं आईनी तरमीम हो जाए, 27वीं हो जाए, एक्सटेंशन मिल जाए, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल जाए। उनकी तो प्रायोरिटीज नहीं है गवर्नमेंट, बुनियादी मसाइल आम आदमी का मसला है। और ये जो जुडिशरी का जो इस्तेमाल होता रहा है, आप देखें, हमें ये मखदूम जावेद हाशमी साहब प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, उन्होंने हमें बताया कि जी एक ये स्क्रिप्ट है। उन्होंने ये लफ्ज़ ईजाद किया कि मुझे इमरान खान को जब मैं तनकीद करता था कि हमारी सियासत ठीक नहीं है, तो वो कहता था आप फिक्र ना करें, ये मिल के जुडिशरी के साथ जो है हुकूमत जो हटाई जाएगी। तो ये स्क्रिप्ट तैयार हो गया। तो उन्होंने हमें ये बताया स्क्रिप्ट का। तो वो साकिब नसार साहब ने जब इनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया वो न्याजी सर्विसेज वाले केस में, उन्होंने ये लिखा उस जजमेंट में कि चूंकि आप डायरेक्टर नहीं है और शेयर होल्डर नहीं है, लिहाजा आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उनका एफिडेविट मौजूद है कि ये मेरी है, मैंने बनाई है और मैंने उसको अपने फ्लैट को जो है ना टैक्स से बचाने के लिए। तो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने माशाल्लाह चांसलर के लिए अप्लाई किया और आपको पता है वहाँ से वो 40 में से जो है शायद अकेले थे जो निकाले गए हैं, उस एलिजिबल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक फिट एंड प्रॉपर टेस्ट है जो हिज मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम सर्विस से किया जाता है। वो क्या है? वो ये है कि तुम टैक्स चोर नहीं होगे। तो वो न्याजी सर्विसेज की वजह से उनको उस एलिजिबिलिटी से फारग किया गया कि आप टैक्स चोर हैं। अब ये मुझे इस बात पे डिस्क्वालीफाई किया गया साकिब नसार साहब की जानिब से कि मैंने ये निशानदेही की कि ये स्क्रिप्ट जो है, क्योंकि न्याजी सर्विसेज जो है ये सादिक और अमीन हो ही नहीं सकता, लेकिन जहांगीर तरीन को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया बैलेंस करने के लिए। इतनी बात मैंने की तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को साकिब नसार साहब डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में जहाँ इतने इतने संगीन जुराइम के लिए जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी, उसको जुडिशल मर्डर आपने एक्सेप्ट करके अपोलोजाइज कर दिए, मेरे जैसे बेचारे पाकिस्तान के वर्करों के लिए भी आपको छोटी मोटी अपॉलॉजी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी अपॉलॉजी करनी चाहिए। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा वैसे ये ज़हन में आ गया, आप शाहिद खान अब्बासी के साथ निजकारी को देख रहे थे, प्राइवेटाइजेशन को देख रहे थे उनके अंडर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। सर ये के हवाले से इतना मतलब सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही, या फिर सीरियसनेस दिखाई जा रही है तो एक हाउसिंग सोसाइटी है, जो जुमला उन्होंने एक बोला जब उन्होंने 10 अरब रुपए की बोली लगाई, 85 मतलब इनिशियल उनकी प्राइस थी, तो उसके बाद वो किसी सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या प्लॉट एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब ये आपकी सीरियसनेस का हाल है। इसमें जी मैंने ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं कि मैंने बयान दिया था कि ये PIA प्राइवेटाइज नहीं होनी है। अच्छा, तो जब उन्होंने मुझे पूछा क्यों, मैंने कहा क्योंकि ये तब प्राइवेटाइज होगी जब ये खुद खरीद सकेंगे। और आप हैरान होंगे वो बात कि नवाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया कि PIA हम खरीदना चाहते हैं, यानी पंजाब गवर्नमेंट के जरिए से, लेकिन बात वही थी जो मैंने प्राइवेट शेयर होल्डर। और आप देखें हमेशा प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है ये मुंसलिक रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, क्योंकि एक इनका आपस में एक रब्ता है। अभी फॉरेन ऑफिस में से आप मुझे बताएं प्राइवेटाइजेशन कैसे चलेगी? जो साग डार साहब को बैठाया हुआ, किस लिए बैठाया हुआ है? ये जो शराइत लगी हैं जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर जो हैं वो भाग गए हैं, ये किसने लगाई थी? ये किसने तय की थी कि आप सिर्फ इतना शेयर होल्डिंग ले सकते हैं और आप एम्प्लॉइज़ भी लेंगे और आप इतनी एक्सपेंशन प्लान भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे? ये भगाने के लिए डाली गई थी। भाई अगर आपको आपसे नहीं चल रही, आपको नहीं समझ है, तो फिर आप वो दें और उनको मतलब और एयरलाइंस जो है, और फिर आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं आपने दे दिए मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स को, और उसके बीच में से खोदा पहाड़ और निकला वो भी मरा हुआ। तो उसमें यह है कि बड़ी बहुत तबाही की। अब आप देखें ये जो चाइना के साथ मेल्टडाउन हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसी बातें कर दी और वो एम्बेसडर को आके जो है ना वो करेक्ट करनी पड़ी, चाइनीज़ एम्बेसडर को। और अब जो है वो मतलब सिक्योरिटी के हवाले से जो है एक बड़ा पूरा तूफान बरपा है चाइना पाकिस्तान रिलेशंस में। यहाँ तक कि फॉरेन ऑफिस को आके उसका जिक्र करना पड़ा, अखबारों में छपा वो सारा कुछ कि जी हम परप्लेक्स हैं। इस तरह की तबाही आप करते चले जाएं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन और फाइनेंस से तो पहले ही आप बैंड है माशाल्लाह, और फॉरेन ऑफिस में आपने चाइना के साथ ये सब कुछ कर दिया, प्राइवेटाइजेशन में आप गए वहाँ ये तबाही मचा दी। तो मतलब कि क्या है ये पाकिस्तान का कसूर क्या है? बिल्कुल ऐसे ही। जैसे अब दानियाल साहब हमने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की, जजेस के हवाले से बात की, उसके बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात, थोड़ा सा अब ये जिस तरह अब हुकूमत कह रही है कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पर चली गई है, माशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं, वाकई ऐसा है? जी, इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, हम जब ग्रोसरी करने जाते हैं ना, हमें महंगाई सिंगल डिजिट में नजर नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली है भी नहीं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, देखें एक इंडिकेटर है महंगाई का, उसको कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। उसमें 51 आइटम्स हैं, वो आइटम्स हैं जो रोज़मर्रा की आप मेरे जैसे लोगों की, आम लोगों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो वो इस वक्त जो है
15.6% थी, अभी 14.7 या 14.5% है, यानी वो अभी भी डबल डिजिट में है। और डबल डिजिट दुनिया में, पूरी दुनिया में एक लानत गिनी जाती है, हुकूमत का मिजरेबल फेलियर गिना जाता है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में है। अब आम आदमी जो है वो फेस कर रहे हैं, और ये इधर हमें बता रहे हैं सीपीआई के 273 कुछ आइटम्स हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके तहत ये इंटरेस्ट रेट कम किए जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट का किसको फ़ायदा हो रहा है? तमाम जो हमारी अशरफिया है वो बैंक तक जिनकी रसाई है वो हो रही है। आम आदमी को तो लोन मिलता ही नहीं है, वो तो बेचारा इजी पैसा जायज़ कैश पे अपना गुजारा कर रहा है। वो भी इन्होंने एक तरीके से जो गलत कंपनियों को लाइसेंस दे के, जिनका ये काम ही नहीं था, उनको ला के तो उसको भी जो है ना एक स्लो ग्रोथ में डाल दी है। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि ये महंगाई जो है इसका नया रेल आ रहा है। मैं नहीं कह रहा, फिच कह रहा है, ब्लूमबर्ग कह रहा है, मूडीज कह रहा है, IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी तक अपना रिवाइज नहीं किया। उन्होंने कहा है कि 11.5 to 13.5% जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो उससे ज्यादा होगी, क्योंकि अभी आपने PDL की शरह जो है वो नहीं बढ़ाई, जो ये पेट्रोलियम मसनूआत पर है, वो आपने IMF के साथ मादा किया हुआ है। आपने गैस की कीमत नहीं बढ़ाई, सर्दियां आ गई हैं, वो भी आपने बढ़ानी है। बिजली की कीमत का मैंने आपको बता दिया, वो इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 23 रुपीज़ से 33। जब आप 33 रुपीज़ पे जाते हैं, आप ये ना समझें कि आपके बिजली का बिल सिर्फ इतना बढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगना है, एक्साइज लगनी है, वो तमाम जो 10-15 आइटम्स हैं वो लगनी है, वो उस रेट पे लगेंगी 33 पे, यानी इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो लोगों का तो पहले तो वो सारी चीज़ें अभी आ रही हैं। और जो आपके पास अभी ज़र मुबादला है जो आप उड़ाने जा रहे हैं ये इंपोर्ट्स के ज़रिए, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट जब आप कम करते हैं तो फिर लोग जो है ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं इंपोर्टेड चीज़ों की, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस ही वो चीज़ें करती हैं, क्योंकि जो इंपोर्टेड चीज़ों के मालकान है वही बैंक्स के मालकान है, तो उन्होंने अपना माल बेचना है, तो उसमें इंपोर्ट्स यकलख्त बढ़ती हैं। तो आपका तो पहले ही रोल ओवर इकोनॉमी है, यानी आपके पास जितना ज़र मुबादला इस वक्त या वो कर्ज का है या वो रोल ओवर का है, तो आपके पास अपना क्या है जो आप उड़ाने जा रहे हैं? सर्कुलर डेट है। जब तक आप प्रोडक्शन फंक्शन चेंज नहीं करें, में प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप कंजम्पशन में इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो पहले ही हम 4-5 मरतबा जो IMF के पास इसीलिए जा चुके हैं कि ये बूम एंड बस्ट साइकिल होता रहा। उसके लिए इकदाम किधर है? वो तो है ही नहीं, इसलिए तो प्लान नहीं अनाउंस किया। जो हमें इंटरेस्ट करता है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बने, ना कि हम सिर्फ स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में घुस के तो बगलें बजाते रहे। जो यहाँ तक पानी आया हुआ है अगर यहाँ तक रोक लें तो समझे हमने बड़ा कमाल किया। ये नहीं, हम पानी से निकलेंगे कब भाई, वो बताएं प्लान किधर है। बिल्कुल ऐसे। सर आखिर में हमारे पास 20 सेकंड है, दानियाल अजीज साहब किसी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं जी, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा। अलबत्ता ये जरूर है कि बड़े जोरों शोर से काम हो रहा है एक नई सियासी जमात पे, और उसका पाकिस्तान के से भी आगे है जी, उसके अलावा है, और उसमें जो है फोकस किया जा रहा है महंगाई और बेरोज़गारी के यकीनी खात्मे पे। और मैं समझता हूँ कि आम आवाम का यही मेन मसला है, और कोई भी इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, छोड़े कि उसके ऊपर जो है अपनी सियासत का जो है ना मदार रखना। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी, और मैंने इसकी सज़ा भी काटी है। मैंने पहले भी इलेक्शन से सर दिया था, मेरे साथ जो कुछ इलेक्शन में हुआ, मैं गिरफ्तार हो गया, मेरा बच्चा गिरफ्तार हो गया, मेरी अहलिया गिरफ्तार हो गई, सारा कुछ टोटली रिग किया इलेक्शन सारा। तो वो सारा इसलिए मैंने, क्योंकि मैंने महंगाई के ऊपर आवाज़ बुलंद की थी। बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि अवाम का ये मेन इशू है और इसी को हमने हल करना है इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन सुबह की सोच। जी क्या होगा भाई गरीब का, लेकिन ये कह रहे हैं पार्टी भी एक बन रही है, पार्टी भी बन रही है, और जिसका मेन मकसद यही होगा मैनिफेस्टो कि भाई बेरोजगारी को खत्म करना है, महंगाई को खत्म करना है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आगे बढ़ेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अभी आपने मुलाहिजा किया एक मोन्टाज, एक छोटी सी वीडियो जिसमें अमेरिका के जो इलेक्शन है इस मुतालिक या फिर कैमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में आज 5 नवंबर है और सदारती इंतखाब की गहमा गहमी भी अपने उरूज पर है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोटर्स जो है वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं। इससे पहले अर्ली वोटिंग भी हुई थी, मुतादिद सर्विस हुए। पोल्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से आगे दिखाई देती हैं, लेकिन इसका मकसद और मतलब हरगिज ये नहीं है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का इम्कान नहीं है, वो भी जीत सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अमरीकी इलेक्शन में इस वक्त कैमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट और ट्रंप को 219 मुमकिना वोट हासिल है। अच्छा, मजे की बात इन इलेक्शंस में ये है कि अवाम डायरेक्ट जो है सदर मुंतखब नहीं करती, बल्कि सारा काम जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज का होता है। लोग जो है पहले इलेक्टोरल कॉलेज में जो है लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिनको इलेक्टर्स भी कहा जाता है।
तो जी, जबकि सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोटों की ज़रूरत होती है और अमरीकी इलेक्टोरल वोटों की कुल तादाद 538 है। जिन रियासतों में कैमला हैरिस की फतह यकीनी दिखाई देती है, उनकी इलेक्टोरल वोटों की तादाद 226 है। बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है और ट्रंप के पास कभी उनके अगर मुखालिफों की बात की जाए तो कभी उनके साथ हिलरी क्लिंटन आ जाती हैं, फिर उसके बाद अब कैमला हैरिस हैं। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि क्या अमेरिका रेडी है पहली खातून सदर के लिए, और इस वक्त भी यही सवाल है कि क्या अमेरिका रेडी है पहली खातून सदर के लिए। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, स्पेशली अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं फैज़ान हक साहब। फैज़ान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल आपसे यही करूँगा कि क्या अमेरिका इस वक्त रेडी है पहली खातून सदर के लिए? जी, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका यकीनन रेडी है, क्योंकि जेराल्डीन फरारो जो थी वो पहली वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। मॉन्डेल के साथ उनका इलेक्शन हुआ था 88 में। तो ये बैरियर जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। इस वक्त बहस जो है वो ज़्यादातर ये इस बात पर नहीं है कि लड़ने वाला इलेक्शन या लड़ने वाली इलेक्शन खातून है या मर्द है। इस वक्त जो है जो वैल्यूज हैं दोनों पार्टीज की और जो जंग हो रही है यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट में, ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिस पे ये फैसला होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ठीक। अच्छा फैज़ान साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान में खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, पूरा अगर वर्ल्ड मीडिया की बात की जाए तो वो भी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला है। क्या ये एक्चुअल में भी कांटेदार है या फिर कोई वन साइडेड जीत हमें देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, बहुत कांटेदार है, क्योंकि जो 3-4 रियासतें जो हैं जो कि बैटल ग्राउंड्स हैं, उसमें मिशिगन है जिसमें मुसलमानों और अरबों के बहुत से वोट हैं और वो इस बात पर राजी हैं कि हम वोट या तो प्रेसिडेंट ट्रंप को देंगे या ग्रीन पार्टी को देंगे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स में जो इनसेंसिटिविटी जो दिखाई है गजा वार के बारे में, गजा की जंग के बारे में, इसलिए उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने ये फैसला किया है और वो अभी भी कुछ खबरें आ रही थी कि वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग उनमें, और मगर फिर भी कमाला हैरिस जो हैं उनकी मिशिगन में बहुत गहरी रूट्स हैं यूनियंस की, और डेमोक्रेट्स के जो दूसरे हलके हैं जैसे जो मिनॉरिटीज के हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कमाला हैरिस जो है मिशिगन में 50-50 हैं, और यहाँ तक कि एक स्टेट है एरिज़ोना, इसके मेरे ख्याल है कि 5 या 6 के करीब उनके इलेक्टोरल वोट्स हैं। इलेक्टोरल वोट्स की होने से उनका जो एक वोट है वो भी इनको जिता सकता है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स को 270 यानी 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। और इस वक्त अगर दोनों का देखा जाए कि अगर अगर कांटेदार मुकाबला जैसे आपने कहा है, तो अगर उनको मुकाबला किया जाए तो वो एक वोट जो एरिज़ोना का वो एक उम्मीदवार को जिता सकता है और एक उम्मीदवार को हरा सकता है, क्योंकि एरिज़ोना वाले जीतने वाले और हारने वालों के दरमियान इलेक्टोरल वोट्स तकसीम करते हैं। तो जिसका इस रेशो के मुताबिक होता है उसको उसका वोट मिलता है। लेकिन बहुत सी ऐसी रियासतें हैं कि जिनमें जो भी जीत जाता है उसको सारे इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं। अच्छा फैज़ान साहब, एक सर्वे में पढ़ी थी और एक रिपोर्ट भी थी जिसमें ये बताया गया था कि 2 माह के दौरान, जो पिछले 2 माह ये रिकॉर्ड हुआ है कि 60 करोड़ 71 लाख के अतियात जो है वो इकट्ठे किए गए हैं, जबकि रिपब्लिकन के जो हरीफ डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके अतियात जो हैं वो थोड़े से जो है वो हमें कम नज़र आते हैं कैमला हैरिस के मुकाबले में। तो क्या ये चीज़ भी इफेक्ट कर सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो सोशल मीडिया है या एडवर्टाइजमेंट है या लोगों के को पहुंचना है, पैगाम पहुंचाना है, साइंस लगाने हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और अमेरिका के इलेक्शंस जो हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं, खासकर अगर आप सदारती उम्मीदवार हैं तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। और बहुत से लोग कमाला हैरिस को पसंद करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि उन्होंने ज्यादा सेंटरिस्ट अप्रोच ले ली है, यानी कि उन्होंने रिपब्लिकन जो कि डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं थे या खुश नहीं हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक आपको मालूम है कि वो जब बात करते हैं तो वो एक मिसरा है ना उर्दू का कि जिससे बात उसने शिकायत जरूर की, तो वो जब बात करते हैं तो वो अक्सर लोगों को नाराज कर देते हैं और उनको अपनी जुबान पर और जज्बात पर काबू नहीं रहता।
तो इस वजह से अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने कमाला हैरिस जो हैं उनको सपोर्ट करने का फैसला किया है, मगर इसके साथ साथ जो कमाला हैरिस हैं उनको अपनी बेस यानी कि जो बाएं बाजू यानी कि लेफ्टिस्ट जो उनकी बेस है उससे थोड़ा सा हट के दरमियान में आना पड़ा है अपनी पॉलिसीज में, जिसकी वजह से क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था कि अगर वो सदर बनना चाहती हैं तो उनको ये करना पड़ेगा। तो दोनों के जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या चेंजिंग है और किस तरह ये माइल कर सकते हैं वोटर्स को? इस वक्त अक्सर जो वोटर्स हैं जो मुख्तलिफ रियासतों में हैं उन्होंने फैसले कर चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो अनडिसाइडेड रह गए हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो जंग का है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है, यानी कि खुद आकर उन्होंने माइक पर आकर ये कहा है कि मैं यूक्रेन की जंग और इसराइल की जंग बंद कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिजनेसेस हैं वो लाए जाएंगे, चाइना के साथ जो ट्रेड है उसके ऊपर मैं यानी कदगन लगाऊंगा या उसके ऊपर मैं वो टैरिफ्स लगाऊंगा, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो इमिग्रेंट्स जो कि लॉ ब्रेक करते हैं या कानून तोड़ते हैं, उनको यहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जो कि बहुत सी जो नई इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, ख़ासकर जो कि पोर्टोरिको से आई हैं या दूसरे जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर अभी आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं और दूसरे ममालिक से आए हैं, उनके लिए ये बहुत डरा देने वाली बात है, और इसलिए बहुत सी जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कमाला हैरिस के साथ हैं। और मगर कुछ इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ जिसमें क्यूबा के कुछ लोग हैं और क्यूबा के लोग हैं, कुछ पाकिस्तानी भी जो हैं, वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा फैज़ान साहब, आपकी बातों से मैं जो अखज़ कर रहा हूँ, पिछले सवाल के जवाब में आपने यही कहा कि जो नौजवान हैं वो शायद कैमला की तरफ हैं, लेकिन हमें इस तरह की वीडियोस भी देखने को मिलती है कि नौजवानों का ज़्यादातर रुझान ट्रंप की तरफ भी है। ये नौजवान भी वहाँ पे तकसीम है या उनका पूरा का पूरा रुझान एक तरफ है? देखिए, जो अमेरिका का जो नौजवान है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, उन इमिग्रेंट्स के जो सन 1960, 70 और 80 की दहाइयों में यहाँ पर आए थे, और उनके बच्चे जो कॉलेजेस में जा चुके हैं और वो मुख्तलिफ नस्लों से उनका ताल्लुक है। तो वो जो नौजवान हैं उनमें कमाला हैरिस जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन जब से पिछले 1 साल में इसराइल की जंग शुरू हुई है और जो एजिटेशन शुरू हुई है कॉलेजेस में, उससे कमाला हैरिस की जो यूथ बेस है उसको खासा नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो आपको नौजवान नजर आते हैं वो इतनी तादाद में नहीं हैं, मगर ये वो लोग हैं जो कि इवेंजेलिकल यानी कि जो ईसाइयत के प्रचार करने वाले या उन जो कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट के हैं लोग, उनके साथ जिनका ताल्लुक है वो लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी से भी उनकी इंडोर्समेंट है, रिपब्लिकन पार्टी से भी उनकी इंडोर्समेंट है, और जो रिलीजियस हलके हैं या जो मजहबी सोच रखते हैं उनकी तरफ से भी उनकी इंडोर्समेंट है। ठीक, सही हो गया। बहुत शुक्रिया फैज़ान हक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। और आज 5 हैं, देखते हैं कौन कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। मैदान में तो दोनों ही हैं, कांटे का मुकाबला है, नौजवान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कौन आता है जी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल ऐसे, और अमेरिकन इलेक्शन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आप देखते हैं कि जो सदर बनेगा वो फिर पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे। यहाँ पर वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन पहला ओडीआई कल खेला गया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे पाकिस्तान के बल्लेबाज एक बार फिर हमें फेल होते हुए नजर आए। पाकिस्तान ने मुकर्रर ओवर्स तो खेले नहीं, लेकिन पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 203 रन रहा, और इसमें अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की टेल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कुछ रन हमने शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से बनते हुए देखे, फिर 40 रन की एक बरगरफ्तार इनिंग्स खेली है नसीम शाह ने, उसकी वजह से भी पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ। लेकिन अल्टीमेटली हम कुछ रन शॉर्ट थे, बैटिंग लाइनअप
लाइनअप फेल हुई, अगर बैटिंग लाइनअप फेल ना होती, हमें यहाँ पे 250 रन या फिर 250 रन होते, तो जिस तरह की सिचुएशन बाद में जाके मैच में बन गई थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को दबोच चुका था ऑलमोस्ट, और उनके 7 खिलाड़ी तकरीबन 150-160 के हिस्से में पाकिस्तान ने आउट कर लिए थे। लेकिन उसके बाद उनकी जो पार्टनरशिप हुई और पैट कमिंस वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया ऑस्ट्रेलिया की जीत में। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेगी, तो बॉलिंग में इतना दमखम मौजूद है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगी। जी, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। माजिद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जैसे कि हसनैन ने इन डिटेल बताया, आप भी बहुत जो है वो गौर से तमाम मैच को देखते हैं, मुलाहिजा करते हैं। कल मैच पाकिस्तान लड़कर हारा है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह मदद किया। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अच्छा खेला, और ठीक है खेल में हार जीत होती है, पाकिस्तान 2 विकेट से हार गया। लेकिन मेरे ख्याल में असल मसला जो है वो पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग का है कि हम ओपनिंग में जो तजर्बात हैं, बांग्लादेश की सीरीज देख लें, फिर इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज देख लें। मैं टेस्ट मैचेस का जिक्र वनडे मैचेस के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहे हैं, और अब जो कल पहला वनडे हुआ उसमें भी ओपन उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल में अगर मुसलसल इतनी ज्यादा नाकामियां हो तो फिर ओपनिंग स्लॉट में हमारे पास तब्दीली की गुंजाइश ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले थी। हमारे पास इमामुल हक थे, फखर जमान का एक पीसीबी के साथ डिसिप्लिन का इशू है, लेकिन हमारे पास जो टेस्ट मैच के कप्तान है शान मसूद, वो भी मेरे ख्याल में वनडे मैचेस में ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। अब जो टीम मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, उसको अगर हम देखें तो हमारे पास एक विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला है। मेरे ख्याल में उनको ट्राई किया जा सकता है। देखिए, इतना बड़ा मैच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप मैच जीतने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो 50 रन कर सके। हालांकि कल पिच आसान नहीं थी, पिच मुश्किल थी, लेकिन इसके बावजूद अगर 15, 20, 25 रन और होते तो पाकिस्तान अच्छी फाइट दे सकता था। लेकिन चले, पाकिस्तान ने सीरीज का आगाज बेहतर अंदाज में किया। अब देखना है कि ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने मेलबर्न में दिखाई है, ये मुस्तकिल मिजाजी हमें एडिलेड में जुमे को दूसरे वनडे में नजर आती है या वन ऑफ परफॉर्मेंस होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये भी एक अलमिया रहा है कि एक आध मैचेस में हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद फिर हमारी परफॉर्मेंस में झोल नजर आता है। लेकिन नए लीडर हैं मोहम्मद रिजवान और नए कोच हैं व्हाइट बॉल में जैसन गिलेस्पी। उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जितनी थोड़े दिन पहले तक की कंट्रोवर्सी थी उनसे निकलेगा। बाबर आजम कल बेहतर शेप में नजर आए, हालांकि 37 रन बनाए, वो बड़ी इनिंग्स भी खेल सके, लेकिन चूंकि दुनिया में उनका बड़ा नाम है और पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है, तो उम्मीद है कि बाबर आजम जो है वो फ्रंट से लीड करेंगे और पाकिस्तान टीम जो है अगले मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस देगी। माजिद भट्टी साहब, आपने ओपनिंग का जिक्र किया, मैं उसके हवाले से भी आपसे पूछना चाहूँगा। आप बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के खेलों को कवर करते हैं, पै दर पै मौके मिल रहे हैं साइम अयूब को, चाहे T20 क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, ODI क्रिकेट हो, लेकिन भट्टी साहब वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। क्या वजह है साइम अयूब को इतना अंधाधुंध मौके दे रहे हैं और उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे? हसन साहब वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिए मन भाई। तो बस वहां पसंद नापसंद का मामला है कि बास प्लेयर्स को तो आप 1-2 परफॉर्मेंस पर टीम से बाहर कर देते हैं और बास प्लेयर्स को इतना मौका देते हैं कि फिर वो नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो जहन में आती है कि क्या दोस्ती यारी की वजह से खेल रहे हैं या कोई और वजह है। मेरे ख्याल में साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, दोनों के साथ ये मसला है कि दोनों मुस्तकिल मिजाजी से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहे। लेकिन मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को अब किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं हसीबुल्ला की इसलिए बात कर रहा था कि हमने पेशावर जलमी की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में हसीबुल्ला को देखा है। हसीबुल्ला विकेट कीपर भी है, तो मोहम्मद रिजवान ग्लव्स उतारे, हसीबुल्ला को विकेट कीपिंग करवाएं ताकि हमारा विकेट कीपर भी चेक हो जाए, हमें ओपनिंग स्लॉट में भी पता चल जाए कि हमारे पास कितना दमखम है। क्योंकि मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा नाकामियों के बाद अब हम इस पोजीशन पर आ गए कि हमारे पास
अगर बेहतर ओपनर हो, ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाए, तो जो नीचे वाले बैट्समैन हैं उनके ऊपर प्रेशर कम होगा। लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी नाकामियों के बाद इन दोनों को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं। माजिद साहब, थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के हवाले से भी बताइएगा। वैसे तो पाकिस्तान हारा है, ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने जो है ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर बताया कि ठीक है थोड़ा सा खेलो, वरना उनके जो फास्ट बॉलर्स थे वो थोड़ा सा डराते भी थे पाकिस्तान को। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के ये जो 4 फास्ट बॉलर्स कल खेले हैं, शाहिद शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ, ये दुनिया के टॉप के बॉलर्स हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हारिस रऊफ कुछ कंट्रोवर्सीज में गिर गए, मोहम्मद हसनैन इंजरी का शिकार हो गए, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, इनकी फॉर्म जो थी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन अब ये आराम करने के बाद एक फ्रेश माइंड के साथ आए, तो हमने कल देखा कि बहुत अच्छी इन्होंने बॉलिंग की। मेरे ख्याल में अभी भी हमारे पास पीछे आमिर जमाल बैठे हैं और हमारे पास कुछ यंगस्टर हैं जो पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये रोटेशन की पॉलिसी इख्तियार की जाए, एक आध मैच में इनको आराम दिया जाए, आमिर जमाल को खिला लें, 2 स्पिनर हमारे पास बाहर बैठे हुए। देखें, हमारे 4 फास्ट बॉलरों ने कल बॉलिंग की है और हमारे पास कल जो मैच है वो 34वें ओवर में खत्म हो गया। 5वें बॉलर का जो ऑप्शन है वो साइम अयूब और सलमान अली आगा ने करना था। और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें जो है वो हमेशा चार्ज करती है आपके नॉन रेगुलर बॉलर्स पर। तो हमें ये भी जहन में रखना होगा कि ऐसा ना हो कि हम नॉन रेगुलर बॉलर्स के साथ 10 ओवर करवा के उसमें 100-125 रन अगर बन जाएंगे तो पूरी टीम का बैलेंस खराब हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में पहले मैच में अगर हम देखें तो हमारे बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है, फिर हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी रही है, कैचिंग बहुत अच्छी रही है। इरफान खान नियाजी मियां वाली का यंग बच्चा है जिसका कल डेब्यू हुआ, उसको हमने देखा, बैटिंग में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन सबसे बढ़कर जो हमने इरफानुल्लाह नियाजी के बारे में सुन रखा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फील्डर है, और कल जिस तरह उसने कल 3 कैचेस दिए, कल ग्राउंड फील्डिंग उसकी हमने देखी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम राइट डायरेक्शन पर है। लेकिन थोड़ी सी चेंजेस करें, थोड़े से लड़कों को रेस्ट देके वर्कलोड कम करें, तो पाकिस्तान ने चूंकि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा भट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा रिजवान की कैप्टनसी के हवाले से। और पाकिस्तान टीम कल मुझे काफ़ी ज़्यादा जली नजर आई, क्या आपको भी इसी तरह का कल नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि रिजवान की कैप्टनसी बड़ी स्पॉट ऑन थी? हसन साहब, मैं तो काफी दिनों बाद मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि रिजवान तो चले अच्छे कप्तान हैं, उन्होंने PSL में कप्तानी की, अपनी टीम को टाइटल जितवाया, माजी में पाकिस्तान के लिए भी एक आध मैच में कप्तानी कर चुके हैं। लेकिन जो कल एक बहुत अच्छी चीज नजर आई कि 6-7 प्लेयर्स जो थे वो बार बार आते थे और रिजवान को समझाते थे, रिजवान उससे मशवरा भी कर रहे थे। तो ये जो स्पिरिट थी ये माजी में लैक कर रही थी पाकिस्तान टीम में। तो मेरे ख्याल में देखिए, सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऊपर जाए। तो ऐसा लीडर जो सबको साथ लेके चले और टीम में यूनिटी नजर आए, तो वो टीम कहीं ना कहीं अच्छा फिनिश करती है। माजी में आप देखें पाकिस्तान की वो टीमें जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते या बड़े बड़े टाइटल जीते, उसके पीछे लीडरशिप और टीम स्पिरिट का बड़ा अमल दखल था। तो मुझे उम्मीद है कि रिजवान ने खुद भी रवानगी से पहले उसी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मेरे 15 के 15 खिलाड़ी मेरे कप्तान हैं। तो अगर सबको साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छे नतीजे देगी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इनसाइड बता रहे थे कल के मैच के हवाले से, और रिजवान के हवाले से वो बता रहे थे कि वो भी उनसे खुश लगे और पूरा पाकिस्तान कल रिजवान से खुश था। और देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है, अगले मैच में कैसी सूरत हाल होती है पाकिस्तान, आगे क्या होता है हमारे प्रोग्राम में, ये आप बताइएगा। हमारे प्रोग्राम में आगे क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। कराची से ताल्लुक रखने वाले नन्हे माहिर तालीम 12 साला मकशूफ जिलानी ने हर बच्चे को तालीम से रास्ता करने के लिए एक ऐप तैयार की है जिसका नाम है स्कॉलर बूस्ट। छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया है मकशूफ जो छोटा सा बच्चा है, और उन्होंने ऐप की तैयारी से मकशूफ का मकसद है कि पाकिस्तान का हर बच्चा तालीम के जेवर से आरास्ता हो
और उसके पेश नज़र नन्हे तालिब इल्म ने एक ऐसी ऐप बना डाली जो तालीम आम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। क्या बात है। इस तरह की स्टोरीज जब मैं सुबह सुबह सुनता हूँ तो मेरी सुबह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और ज़्यादा रंगीन हो जाती है। इस तमाम तर ऐप को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस ऐप के डेवलपर बनफ्से नफीस खुद मकशूफ मौजूद है। एक तो आपका नाम बड़ा प्यारा है मकशूफ, आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। दूसरा बताइएगा कि इस ऐप की स्पेशलिटीज़ क्या हैं? मेरा नाम मुशरफा हाजलानी है और जहाँ तक इस ऐप की स्पेशलिटीज़ के बारे में बात होती है कि इस ऐप के अंदर जितने भी लोग जो बच्चे हैं जो हाई क्वालिटी की एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते हैं और उनको एजुकेशनल नीड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो हमारी ऐप तक अप्रोच करके हम उनको फ्री एजुकेशनल नीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा मकशूफ, ये बताएं कि इस ऐप को तैयार करने में आपको कितना टाइम लगा? मुझे इस ऐप को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगे। अच्छा 3 महीने लगे। और ये जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगी जो भी होगा, लेकिन ये क्या कोई स्पेसिफिक स्टोरी आपने देखी उसके बाद आपको ये ख्याल आया कि आपको ऐप बनानी चाहिए? नहीं, जहाँ तक मेरी इस जर्नी की शुरू होती है, मैंने सबसे पहले यूटेक ज्वाइन किया था, जहाँ पे हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया EMU इवेंट जो अमेरिका में हेल्ड हुआ था। मैंने उसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने बोला कि आपको पाकिस्तान के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या लगती है, तो उसमें मैंने एजुकेशन को चूज किया था और उन्होंने फुल हमें रिसर्च बुक दी थी जिसको मैंने फुल रिसर्च की थी। फिर उसके बाद इसके अंदर वर्क करके मैंने स्कॉलर बुक्स तैयार की। अच्छा मकशूफ, ये भी बताएं कि आपने बहुत से मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और आपने उसमें भी आप जो है वो जीते हैं, ट्रॉफीज ली हैं, तो ये एहसास आपके अंदर कब पैदा हुआ कि चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसी जो है ऐप तैयार करनी चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा वहीं से ही शौक शुरू हुआ था, जहाँ से मैंने EMU इन्वेंट करी थी और उसके बाद मैंने वहीं पे 3rd पोजीशन भी ली थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, उसके अंदर हम लोग काम करते गए और अभी भी इसके अंदर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आपने जिस तरह अभी अवार्ड का जिक्र किया, आपके पास नेशनल लेवल के अवार्ड्स भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स भी मौजूद हैं, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज। जी, मेरे पास सिर्फ एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो EMU इवेंट से लिया था और 2 नेशनल अवार्ड हैं। एक मैंने HBL पाशा ICT से लिया था जो पिछले महीने ही हुआ था इस्लामाबाद में, और इस महीने मैंने टेक्नोफीस कराची में जो जमात इस्लामी की तरफ से हेल्ड हुआ था उसमें भी मैंने 2nd पोजीशन की। अच्छा, जबरदस्त। और मुझे ये भी बताइएगा कि अब एक ऐप आपने बना ली है, इस ऐप के बनाने के बाद बहुत सारे ऐप डेवलपर्स ने आपसे रब्ता किया होगा या फिर आपने कोई और ऐप्स भी बनानी है? क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? मेरा फ्यूचर प्लान अभी तक स्कॉलर बूस्ट ही किया और मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस ऐप को लाइव भी करूँ और इस लाइव करने के लिए मुझे फंड रेजिंग की जरूरत है। अच्छा, फंड रेजिंग की जरूरत है। और लाइव में फीचर्स भी कुछ होंगे आपके पास, क्या फीचर्स ऐड करेंगे लाइव में? और हमारे पास जो भी फीचर्स है हम लाइव में वही ऐड करेंगे और उसके बाद जब हमारी ऐप की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तो हम उसके अंदर डेवलपमेंट करते रहेंगे, अपडेट्स करते रहेंगे। जी, अब मतलब अब ये ऐप आपने तैयार की है, इससे एक बहुत बड़ी तादाद होगी बच्चों की जो मुस्तफीद हो सकती है, बच्चे जो हैं वो इससे। अच्छा मकशूफ, ये भी थोड़ा सा बताएं कि मतलब बच्चे कैसे इस ऐप, फंड रेजिंग का भी जिक्र किया था ना? फंड रेजिंग का भी जिक्र किया इन्होंने, वो भी एक बात है, लेकिन मकशूफ ये बताएं कि कैसे बच्चे जो हैं इस ऐप तक रिसाई हासिल कर सकते हैं, क्या डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद किस तरह, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताएं जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। अच्छा, जब हमारी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, फिर आप उसके अंदर लॉगिन साइन अप करके हमारे पास बहुत सारे पेजेस होंगे जिसके अंदर जिन लोगों को एजुकेशनल नीड्स चाहिए होंगी वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे राइट करेंगे और उसके अंदर वो बताएंगे कि उनकी क्या क्या चीजें, क्या क्या लाइफ हो रही है, उनकी किस किस मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं। फिर उसके बाद वो अपनी एविडेंस देंगे, CNIC कवर फोटो फेस इमेज, वो CNIC किसी का भी दे सकते हैं, बच्चों के पास तो CNIC नहीं होता, वो बड़ों का दे सकते हैं ताकि अगर कोई बाद में इशू हो तो हमारे पास उनकी थोड़ी सी डिटेल्स हो। और फिर वो बता सकते हैं कि उनको कितना अमाउंट चाहिए और किस कैटेगरी के लिए चाहिए, एडमिशन फीस के लिए चाहिए और फीस जमा करने के लिए चाहिए, और आप उसमें से हमारे पास एक ऑप्शन होगा, आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस स्कूल में चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में चाहिए, किस कॉलेज में चाहिए।
सही। और फिर उसके बाद जो इश्यूज आएंगे उनको रिजॉल्व किया जाएगा। भाई बहुत अच्छी ऐप है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है। बहुत शुक्रिया मकशूफ, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने हमारे देखने वाले नाज़रीन को इस मुतालिक आगाह कि किस तरह वो ऐप को डाउनलोड करेंगे और फिर बच्चे जो है इस तक रसाई हासिल कर सकेंगे। दैट इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव फ्रॉम ए 12 ईयर ओल्ड। मतलब जब बच्चे की बातें हम सुन रहे थे तो हमें लग रहा था यार कि 12 साल की उम्र में जो कुछ वो कर चुके हैं वो हम क्यों नहीं कर सके उसके अंदर। एग्जैक्टली। हमारे दिनों यहाँ पर वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। अम्मी क्या वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, समझने की ज़रूरत होगी। फॉरेक्स क्या चीज़ होती है और इसके साथ इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद इस्लाहात से अब भी बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं यकीनी तौर पर। और ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और अवामी लेजर जिसमें एक मखसूस फॉरेक्स का लेन देन होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, बहुत सी करेंसीज होती हैं, हुकूमतें या फिर मरकज़ी बैंकों की हिमायत भी उनको हासिल होती है। फॉरेक्स के बहुत से सार्फिन आम तौर पर जो आम लोग होते हैं या फिर सरमाकार होते हैं, ये एक मालियाती निज़ाम भी है जो अपने माली मामलात को छुपाने की कोशिश करने वालों में मकबूल साबित होता है। बिल्कुल ऐसे इस तमाम इशू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद उमर अख्तर साहब जो कि फॉरेक्स के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, इसका खुद भी कारोबार करते हैं। अहमद साहब थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम नाजरीन के हवाले से कुछ बात करें, सबसे पहले तो मुझे और गज़ल को ये समझाइए और हमारे तवज्जो से पूरा पाकिस्तान सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, आसान अल्फाज में अगर आप इसको देखें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसीज का लेन देन है। यानी जिस तरह आपको मैं आसान इसकी एग्जांपल देता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर। तो जाने से पहले वो पाकिस्तानी रुपीज़ देंगे किसी एक्सचेंज वाले को और वहाँ से जिस मुल्क में जा रहे हैं उसकी करेंसी ख़रीद लेंगे। यही काम जब ऑनलाइन होता है तो उसमें इसको हम कहते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ठीक है, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग ये चीज़ है, करेंसीज का एक्सचेंज है। इसके अलावा इसमें और भी कारोबार हैं, जैसे कमोडिटीज़ में आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का कारोबार इसमें है, आप गोल्ड का ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर है, इसके अलावा कमोडिटीज़ हैं डिफरेंट, जैसे नेचुरल गैस है, ऑयल है। इन सब चीज़ों का जो ऑनलाइन कारोबार है इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब फॉरेक्स को हर कोई आसानी से मतलब इस तक रसाई हासिल कर सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है इसको? देखिए ये जो है ना, ये दो धारी तलवार है। अच्छा। अब इसमें यह है कि आपको इसकी एक्सेस तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन इस चीज़ का एक गलत इस्तेमाल, इसका नुकसान भी है। अच्छा। क्योंकि जिन लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर उनके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज के बगैर जब आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देंगे जहाँ पे वो बाइंग और सेलिंग्स कर रहा है, तो उसका वो, क्योंकि उसको पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसका, तो वो अपना भी नुकसान करेगा और उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी इस चीज़ से। एक्सेस है सबके पास, जो भी चाहे वो ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करके कारोबार शुरू कर सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है। ये अब इसको पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव कह लें, ये दोनों सेंसेस में यूज़ हो सकता है। और फॉरेक्स के इस्तेमाल से पहले आपको प्रॉपर इसकी, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं, आपको प्रॉपर इसकी मालूमात भी होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए, तब जाके आप कामयाब होंगे। बिल्कुल, देखें आपने कोई भी दुनिया में कारोबार करना है ना, ये कॉमन सेंस की चीज़ है। प्रॉपर्टी के अलावा प्रॉपर्टी में भी देखें, प्रॉपर्टी में भी देखें, उसमें भी ऐसे है कि अगर आप प्रॉपर्टी में भी अगर आपको मार्केट का अंदाज़ा नहीं है, मुमकिन है आप एक प्लॉट जो है वो 10 लाख का था, आपने वो 15 का ख़रीद लिया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपको उसकी मालूमात नहीं थी, उस मार्केट की नो-हाउ नहीं थी कि किस तरीके से आपको वो ख़रीदना है। तो होता ये है कि इसको सीखना सबसे ज़रूरी है। देखिए आपने एक प्लॉट ले लिया ना, वो प्लॉट आपने महंगा भी ले लिया, पड़ा रहेगा, कुछ अरसे बाद चलें निकल जाएगा। इस मार्केट में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको फ़ौरन से लॉस लेना है, फ़ौरन से आपको प्रॉफिट भी आएगा। तो सीखना सबसे ज़रूरी है। मैं लोगों को मना करता हूँ। कल परसों मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, मतलब वो हमारी तरफ आना चाह रहे थे, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाह रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने पहला मशवरा ये दिया कि जो कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, इधर अगर आपने आना है तो इसको पढ़ना शुरू करें, 1 साल 6 महीने कम से कम लगाएं, इसको समझें, उसके बाद फिर आप बेशक अपना स्विच करें। कोर्सेज वगैरह भी कराए जाते हैं, ट्रेनिंग होती है इसकी? जी हमारे हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी है, हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद उनको लाइव लेते हैं, लाइव जूम कॉल पे, और फिर हम लाइव ट्रेड करवाते हैं उन्हें। यानी पूरा कोर्स करवाने के बाद, उनको पूरी ट्रेनिंग देने के बाद, फिर आप, जिस तरह होता है ना कि आप एक हाउस जॉब होती है, उस तरीके से हम उन्हें साथ लेके चलते हैं और ये लाइफ टाइम एक्सेस होती है उन्हें हमारे साथ। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ आती है हम उसका नेगेटिव इस्तेमाल पहले करते हैं। जैसे अभी क्रिप्टो की बात हो रही थी ऑफ एयर में, तो उसके ऊपर पाबंदियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। फॉरेक्स को हम किस तरह डील कर रहे हैं? फॉरेक्स की अगर आप लीगल होने की बात करें तो पाकिस्तान में फुली लीगल है। अच्छा। दुनिया में कहीं पर भी फॉरेक्स इस तरीके से बैन नहीं है,
तो बस इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग, जिस तरह मैं अगेन फिर वही बात कर रहा हूँ कि सीखे बगैर आ जाते हैं। अब होता ही है कि अगर आप रेशो देखें अपने साउथ एशियन कंट्रीज़ की, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग लॉस में हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारा एटीट्यूड ये है कि हम चीज़ों की लर्निंग में नहीं चाहते। हमारा कोशिश ये होती है कि बस हम अकाउंट बनाएं और हमारी पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो उसका जो है ना वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और हमारे लोगों में ये लोग समझना शुरू हो जाते हैं, आप किसी को बताएंगे कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, उसके जहन में पहली चीज़ ये जाएगी कि नहीं इधर तो लॉस है। हालांकि ये दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली मार्केट है, जो आपके चंद महीनों में हालात चेंज कर सकती है। हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, हमारी कम्युनिटी में लोग आते हैं और उनके आप 6 माह पहले के हालात देख लें, 6 माह बाद के देख लें, तो बहुत अच्छी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अगर ये चीज़ समझ आ जाए सारी टेक्निकल, तो बहुत इंसान जो है वो कहते हैं ना तर सकता है। जी बिल्कुल तर जाता है, बिल्कुल ये बात ठीक है, ठीक हो गया, तर सकते हैं। और इसका फ्यूचर पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं, और आप खुद कितने अरसे से फॉरेक्स के साथ इन्वॉल्व हैं? मैं तो तकरीबन 5-6 साल से तो प्रॉपर मैं मतलब एज ए प्रोफेशनल कर रहा हूँ। तो अब तो हमारे पास ये है कि हम अब जब खुद ट्रेड करता हूँ मैं, हमारी टीम ट्रेड करती है, तो मैंने बताया कि हमारे स्टूडेंट्स भी हमें साथ ज्वाइन कर लेते हैं। हमारी जो जूम मीटिंग होती है उस पर मतलब सैकड़ों में लोग हमारे साथ बैठे होते हैं, जो हमारी ट्रेड्स को फॉलो कर रहे होते हैं या हमारी लर्निंग को फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमें सिखा रहे होते हैं। तो अब इसका जो आपने मुस्तकबिल की बात पूछी, तो फ्यूचर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट इसलिए है क्योंकि ऐसा प्रॉफिट रेशो। और देखें ना, आप एक चीज़ देखें, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अब ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपने किसी से कोई डील नहीं करनी, आपने कस्टमर नहीं ढूंढना। फॉरेक्स मार्केट में आपने कोई चीज़ बेचनी है, कुछ ख़रीदना है, आपको किसी कस्टमर से कोई डील नहीं करनी, आपके एक बटन के क्लिक पे सब पूरी मार्केट आपके सामने है। तो इसमें ख़वातीन जो हैं वो घर बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, कहीं पे भी अपने बच्चों के साथ वो ये काम कर सकती हैं। दिन में 2 से 3 घंटे उन्हें चाहिए होंगे, वो बेशक हमारे साथ आके लाइव बैठे हैं, हमारी ट्रेड्स को फॉलो करें और बाकी दिन अपना काम करें। अच्छा, वैसे कोई भी बिजनेस हो उसमें लॉस तो होता ही है, इस चीज़ का तो पहले से इंसान को माइंड बना कर रखना चाहिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस होगा, मुनाफा भी होगा। लेकिन अगर इस तासुर को, जैसे अभी आप पहले भी कह रहे थे कि लोग जो है ना वो इससे जब इफेक्ट होते हैं तो कहते हैं कि हमें लॉस होगा, इस तासुर को कैसे ज़ायल कर सकते हैं? देखिए, लॉस जो है ना, ये इस मार्केट का ये इसमें होता ही है कि इसमें किसी भी मार्केट में कोई लोग गए हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ उनको तालीम होती है उस चीज़ की। ठीक है, आमतौर पे कोई चाय वाला खोखा भी किसी ने खोला है, तो वो बच्चा पहले किसी जगह पे 2-4 साल काम करके आया होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, लोग ये पहला सवाल ये करते हैं कि कौन सी ऐप डाउनलोड करें और कहाँ से स्टार्ट करें। और मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये आखिरी स्टेप है। आपने जो आखिरी स्टेप था वो सबसे पहले वहाँ पाँव रख लिया। पहला स्टेप ये है कि इसको पढ़ना शुरू करें। ये पूरी एक एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन है। बाकी देखिए, बाकी बिजनेस में ये होता है कि किसी शख्स ने कोई अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया और उसने उससे बहुत कमाया। अब फाइनेंशियल एजुकेशन ये होती है कि उसने कमा तो लिया, अब उसको आगे लेके चलना कैसे है। लोग बहुत कमा के गंवा देते हैं। इधर हमारी तरफ फ़ायदा ये है कि ये एक स्किल भी है, स्किल तो है, अर्निंग तो आप इससे करेंगे, साथ फाइनेंशियल एजुकेशन भी है कि आपने उसको बचा के कैसे रखना है, उसको सेव कैसे करना है, अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है, अपनी फैमिली पे कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये पूरा प्रोसेस है। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि बहुत अच्छी फील्ड है, इसको लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप में वो सीखने का जज्बा नहीं है तो फिर इससे दूर रहना चाहिए, फिर तो लॉस ज़्यादा। जिस तरह गज़ल ने सवाल किया ना, डेट इज़ ए वेरी वैलिड क्वेश्चन जो हमारी कम्युनिटी में प्रिवेल करता है। आप स्टॉक्स की बात कर लें, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम लोग जाते हैं और वैसे सबको पता होता है यार यहाँ पे जाके पैसा डुबोने की क्या जरूरत है। इस तरह क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई, फॉरेक्स के ऊपर अब मेहनत हो रही है। आप क्या कर रहे हैं लोगों की काउंसलिंग के लिए, तमाम तरह चीज़ें बेहतर करने के लिए इस करेंसी में, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग मार्केट जो मैं देखता हूँ दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने इसका तरीकाकार ये रखा कि देखें, मार्केट में होता ये है कि लोग को अपना कोर्स करवाएंगे कोई, और कोर्स करवाने के बाद फिर आप अपने रास्ते पे अगले स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे और वो बेचारा जिसने कोर्स किया था उसका कोई फिर पुरसाने हाल नहीं है। हमने इसका हल ये निकाला हुआ है काफ़ी अरसे से, अब 2-3 साल से हमारी ये रूटीन है कि जो स्टूडेंट हमारे पास आएगा, हमसे पढ़ेगा, वो लाइफ टाइम हमारे साथ अटैच रह सकता है। और इस सूरत में अटैच रह सकता है कि जब मैं खुद ट्रेड करूँगा या मेरी टीम ट्रेड करेगी तो हमारी जो जूम मीटिंग पे हमारी जो स्क्रीन है वो लाइव चल रही होगी। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो लिंक हमने दिया होता है उनको, वो हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ रह के ट्रेड करेंगे। अच्छा। तो इसमें इस तरह नहीं है कि हमने पढ़ा दिया और छोड़ दिया कि अब आप जाने, आपका काम जाने। प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग, पूरी जी बिल्कुल। और वो उनकी आगे भी चेन बनती रहती है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके लोगों को बताएंगे दैट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। अगर आप फॉरेस्ट की तरफ आ रहे हैं या आपके अलावा भी इंस्टीट्यूशन हैं, आप ये देखें, नए इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप हमारी ग्रोथ का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि हमने तकरीबन कुछ माह पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तकरीबन लगभग 1 साल पहले का आप कह रहे हैं, और ज़ीरो से इस वक्त हम हमारे चैनल पे तकरीबन 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त। अच्छा। तो 1 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ की वजह ये है कि जो स्टूडेंट्स आए, जब उन्होंने मार्केट से बिहेवियर डिफरेंट देखा ना, कि बाकी जगहों पे सिर्फ कोर्स है, वो 1 माह हो गया, 2 माह हो गया,
लेकिन हमारे पास ये है कि हम उसको साथ लेके चल रहे हैं मुसलसल, तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वो बात फैलती है, तो फिर उसमें मतलब कि ग्रो हो रहा है सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच। उमैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे देखने वाले नाज़रीन को बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो अगर आपको समझ आ जाए तमाम तर मामलात, पहले आप समझें और उसके बाद कदम रखें, बजाय इसके कि पहले ही आप जो है वो ये कहें कि हमें जाके साथ अमीर बन जाए। तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नाज़रीन को इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की सुबह की सोच। आज हमने डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से बात की है और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की सुबह की सोच पसंद आई होगी। मुझे, गज़ल को और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।